एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हमें पढ़ना है भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म के बारे में। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और समय रहेगा तो इसके आगे के भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी क्लासेस पढ़ी होंगी या तो मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, हिस्ट्री एग्जाम पॉइंटर नाम से। ये आप देखकर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 30 से 45 मिनट की होती है, और आप एक दो बार वीडियो या 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, हम लोग भूल जाते हैं या याद नहीं हो पाता। जिसका सब्जेक्ट है वो तो अच्छे से पढ़ लेता है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो क्लास आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने 10 अश्वमेध घाट 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने दी थी 10 घोड़ों की बलि? भगवान ब्रह्मा ने दी थी। किसने? भगवान ब्रह्मा ने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो राजधानी थी किसकी? कौशल की राजधानी थी। अयोध्या किसकी? कौशल की राजधानी थी। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश था। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। भीष्म पर्व का किसका अंश है? भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना इक्ष्वाकु राजवंश ने। इक्ष्वाकु राजवंश ने नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी। मंडन मिश्र शिष्य है। किसके थे? कुमारिल भट्ट के। मंगल मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पे नहीं। यह किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारे गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। कौन देता है? भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। कौन कौन से 4 मठ है? एक है जोशी मठ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है पुरी और चौथा है श्रृंगेरी। कौन कौन सा? जोठी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये आदि शंकरा द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। नैनार थे। नैनार क्या थे? शैव धर्म अनुयायी थे। शैव धर्म अनुयायी थे। कौन? नैनार। एक ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। कौन करता है? ये करते हैं आपके नटराज। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। मतलब देवता कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात की जाती है ना, तो उसमें ब्रह्मा देवता की बहुत ही कम पूजा की जाती है। इन्हें क्या? इन्हें जगत निर्माता बोला जाता है। किसे? ब्रह्मा को। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ। किसके भक्त है? नैनारों। मतलब नैनार किसके भक्त थे? ये शिव के भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिस। पशुपति संप्रदाय के समर्थक कौन थे? लकुलिस थे। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ सुमेलन करने वाले देखेंगे। जो वल्भाचार है ये पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। वल्भाचार पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। रामानुजाचार्य किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद से। माधवाचार्य है द्वैतवाद से रिलेटेड, और शंकर है अद्वैतवाद से। ठीक है, वल्भाचार पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। रामानुज
विशिष्टतावाद से रिलेटेड है, माधवाचार्य द्वैतवाद से रिलेटेड है और शंकर अद्वैतवाद से रिलेटेड है। उसी तरह शिव की पहचान किससे होती है? त्रिशूल से होती है। विष्णु की पहचान चक्र से होती है। गणेश की पहचान किससे होती है? रस्सी या फंदे से किसकी पहचान की जाती है? गणेश जी की जाती है। और सरस्वती जी की पहचान किससे की जाती है? वीणा से की जाती है। इसी तरह अब हम बहुत बहुत प्रचलित दार्शनिकों के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित दर्शन। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, निम्बार्क द्वैतावाद से संबंधित है और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, माधवाचार्य द्वैत से संबंधित है, निम्बार्क द्वैत से संबंधित है और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में ये बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे विदर्थ। विदर्थ कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। वह व्यक्ति जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था, वो कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी भी था। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। ये यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? तोसाली। तोसाली क्या थी? कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में। सिंधु और झेलम के बीच, हाँ नदियां हैं, ये नदियों के नाम है, के बीच कौन स्थित है? तक्षशिला स्थित है। सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। कौन सा? 13 नंबर का जो शिलालेख है वो कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या था उसमें? सारनाथ पर था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के राजनीतिक सलाहकार थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य या विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। इनके दोनों नाम है, चाणक्य भी है और विष्णु गुप्त भी है। अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, यह है सहबाजगढ़ी। इसमें क्या है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। स्तंभ क्या है? मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है। अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। किसके अधीन नहीं था? कामरूप के अधीन नहीं था। वृहद सांची स्तूप किससे संबंधित है? सांची स्तूप संबंधित है मौर्य काल से। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कौन थी? राजगृह थी। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। किसने करवाए थे? ये करवाए थे अशोक ने। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक का पितामह था चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है। गिरनार कहाँ स्थित है? आधुनिक गुजरात में, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। लगभग 260 ईसा पूर्व अशोक
मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया। किसे? सुवर्णगिरी को। कहाँ पर? कर्नाटक में। सेलुकस निकेटर नामक यूनानी शासक, सेलुकस निकेटर कौन सा शासक था? यूनानी शासक था। मेगस्थनीन नामक राजदूत की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगस्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किससे बना है? ये बना है बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को प्राप्त किया था। किस नदी को प्राप्त किया था? सिंधु नदी को। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। कौन सा स्मारक बनाया गया था महाबुद्ध के सम्मान में अशोक द्वारा? सांची स्तूप बनवाया गया था। क्या बनाया गया था? सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। किस शासनकाल में कराया गया था? मौर्य वंश के। किसका निर्माण? धम्मेक स्तूप का। धम्मेक स्तूप का। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कौन? अशोक। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंबिसार, ठीक है, और फिर बिंबिसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान उसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिर चित्त और शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? राजगीर। और किस पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा था? इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य ने किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री थे। उनके क्या नाम थे? एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। किसने? अशोक ने की थी। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? अशोक थे। अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ये कहाँ पर है? उड़ीसा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध लड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार। सम्राट अशोक
का पुत्र बिंबिसार जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तद अनुसार आचरण कर सके। कितने उपदेश थे? 14। अशोक महान किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किस प्रशासन के बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक है। उनका संबंध किस देश से था? यूनान से था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक। चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। मुद्रा राक्षस नाटक में किसकी कहानी लिखी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य की। वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था वो कौन थे? महागोविंद। महागोविंद ने क्या किया था? राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण को मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आंध्रों के इतिहास के लिए। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगली विद। जांगली विद किसे कहते थे? विष परीक्षक वैद्य को। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अग्निमित्र मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अशोक के स्तंभ लेखकों के लिए पत्थर निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? चुनार से निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है वो कौन सा शिलालेख है? 12वां शिलालेख है। किसके बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद प्राप्त किया था। प्राकृत भाषा के पोषक कौन थे? सातवाहन नरेश। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था सातवाहन काल में। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन सातवाहन काल में मिला था। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी कुषाण के शासनकाल में। कुषाण के शासनकाल में मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई थी। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये कौन बताता है? अशोक बताते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। ये क्या है? सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजरा लघु शिलालेख है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? यह है शिलालेख जो 12 नंबर का शिलालेख है वो। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कहाँ से? अनुराधापुर से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे कौन से थे? प्राकृत भाषा में थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज आज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया था? अरामाइक,
ग्रीक एवं खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है जो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। फाहियान भारत में आया था, कब आया था? 399 एडी में आया था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिश्र। मिश्र क्या था? अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था। मक दुनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटिगोन गोनटास। एंटिगोन गोनटास क्या था? मक दुनिया में अशोक का समकालीन राजा था। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, कौन सा, कहाँ का शासक था? ये मिश्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। कहाँ का था? फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी था। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। सांची का स्तूप बनवाया था, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, स्तंभों पर किया गया था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ पर था? पाटलिपुत्र का स्थान है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर थे। जो मौर्य काल में जो दंड की प्रथा थी वो क्या थी? काफी कठोर थी। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे स्वर्ण बेलगोला में। कहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? स्वर्ण बेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है वो है शिलालेख 12 नंबर का जो शिलालेख है उसमें। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? पुष्यमित्र सोम। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र सोम। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। कितने सदस्यों को? 30 सदस्यों को। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। कौन नहीं था? इंद्रप्रस्थ प्रांतीय केंद्र नहीं था। किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य है, मंत्री और अधिकारी को क्या कहा जाता है? आमत्य। सम्राट अशोक ने अपने राज अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 वर्षों के बाद। किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक ने क्या किया था? कलिंग के युद्ध के बाद लड़ाई करना छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। किसने? घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक की सहायता से। समहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कर निर्धारण। समहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था कर निर्धारण का। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? जेम्स प्रिंसेप ने क्या था? पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। कौन? ब्राह्मी लिपि। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धर्थ। वृद्धर्थ कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग के युद्ध के बाद। क्या किया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार क्या है? मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थरों की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? अशोक ने किए थे। किसने किए थे?
पत्थर की सतहों पर संदेश उत्कीर्ण अशोक ने। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज कब की गई थी? 1958 में की गई थी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? सांची से है। अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? सांची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। जो सेल्यूकस थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। कौन सी झील मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी? सुदर्शन झील। अशोक को आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग क्या है? वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है देवनाम प्रिय के नाम से। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे। कौन थे? चरक थे दरबारी चिकित्सक। योग दर्शन के परिवर्तक थे महर्षि पतंजलि। क्या थे? योग दर्शन के परिवर्तक थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कौन सा जो आयुर्वेद विद्वान था जो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में रहता था? वो था चरक। कुषाण मूलतः निवासी थे चीनी तुर्किस्तान के। कुषाण कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। किसने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? वो किए थे सातवाहन वंश ने। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? ये कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश से। शक युग आरंभ हुआ था सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन था? कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कब? पहली ईसा पूर्व शताब्दी में। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र। पुष्यमित्र का पुत्र क्या था? नायक था अग्निमित्र। किसका? मालविका अग्निमित्र का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कांदरमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। अशोक के द्वितीय शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। खारवाल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। सातवाहन क्या था? राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहन कौन था? सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। कहाँ अवस्थित थी? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध को सिक्कों पर अंकन हुआ था। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। उत्तरी और पश्चिमी उत्तरी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने तांबे के सिक्कों को सबसे अधिक मात्रा में जारी किया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख कहाँ से मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ से? काठियावाड़ के रुद्रदामन से।
प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? कुषाण ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले कब थे? सुंग राजवंश के समय फूले थे। कौन? पाणिनि और पतंजलि नाम। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। महाभास के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के समय। विक्रम और शक संवतों में अंतर वर्षों में है। 135 वर्षों का अंतर है इनके बीच। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वेदर्थ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और शुंग एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका कौन सा वंश था? शुंग वंश था। कौन सा वंश था? शुंग वंश। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? कनिष्क में किया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। किसने किया था? निंगथौजा राजवंश ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था। किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। विक्रम संवत आरंभ हुआ था ईसापुर 57 में। ईसापुर 57 में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमी पुत्र सात करने के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम कुछ मिलान वाले क्वेश्चन देखेंगे। जो डिमेट्रियस है किससे रिलेटेड है? हिंद यूनानी से रिलेटेड है। रुद्रदामन किससे रिलेटेड है? शक से रिलेटेड है। गोंडो फर्निस पहुव से रिलेटेड है और विम कुषाण से रिलेटेड है। डिमेट्रियस किससे रिलेटेड है? हिंद यूनानी से। रुद्रदामन शक से रिलेटेड है। गोंडो फर्निस प्रहव से रिलेटेड है पहव और विम रिलेटेड है कुषाण से। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।